हेलो एवरीवन, हमेशा की तरह आज भी हम लोग सीखने वाले हैं कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को और भी फ्लुएंट और आसान बना सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपके लिए आज भी कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ जो आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश कुछ अलग ही लगने वाली है। सो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, लास्ट में दी हुई एक्सरसाइज आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आप खुद का टेस्ट ले सके कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। कैसे कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है दैट वॉज द टाइम, जिसका मीनिंग होता है उसी समय। आप ऐसे सेंटेंस बनाते ही होंगे कि उसी समय मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसी समय वो वहाँ चली गए, उसी समय उसने उस बारे में डिस्कस किया। तो जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं और उसमें आपको ऐड करना है उसी समय, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट वॉज द टाइम। दैट वॉज द टाइम के बाद में आपका जो सेकेंड सेंटेंस है वो आपको लगा देना है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उसी समय उसने बोलना शुरू किया, तो आपका सेंटेंस बनेगा दैट वॉज द टाइम शी स्टार्टेड स्पीकिंग। दैट वॉज द टाइम शी स्टार्टेड स्पीकिंग, मतलब आपको दैट वॉज द टाइम लगाने के बाद में मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट लगा दें। इसके बाद में आपका जो भी टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तो इसके बाद में डायरेक्ट आप सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा उसी समय वह वहां से चले गया, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दैट वॉज द टाइम ही वेंट फ्रॉम देयर। देखिए सेंटेंस क्या बना, दैट वॉज द टाइम ही वेंट फ्रॉम देयर, उसी समय वह वहां से चले गया। और कुछ एग्जांपल्स, उसी समय मैंने लिखना स्टार्ट किया, दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग। उसी समय उसने डिस्कस किया उस बारे में, दैट वॉज द टाइम ही डिस्कस्ड अबाउट दैट। दैट वॉज द टाइम ही डिस्कस्ड अबाउट दैट। तो आप इसको यूज, देखिए यहाँ वॉज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जो हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर, इसको पास्ट टाइम के लिए यूज करेंगे कि उसी समय ऐसे हुआ, उसी समय वो वहाँ से चली गई, उसी समय बारिश शुरू हो गई। तो आपकी कोई भी कॉन्वर्सेशन है उसमें आ रहा है उसी समय, तो आप वहाँ पर यूज करेंगे दैट वॉज द टाइम। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर लेट अलोन, तो दूर की बात। ऐसे सेंटेंसेस बहुत कॉमन है जो हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि खाना तो दूर की बात, उसने उससे पानी का भी नहीं पूछा। लिखना तो दूर की बात, वह पढ़ाई करने भी नहीं बैठी। या फिर मदद करना तो दूर की बात, वह वहां पर गई भी नहीं। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आता है तो दूर की बात या फिर उसका तो छोड़ो ही, जैसे खाना तो छोड़ो उसने पानी भी नहीं पूछा, ठीक है, या फिर मदद तो छोड़ो उसने उसके हालचाल भी नहीं लिए, उसने उसके बारे में पूछा भी नहीं। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं गाइस, हम वहां पर यूज करते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर लेट अलोन। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि नॉट टू स्पीक का यूज हम लोग करेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ओके, और लेट अलोन का यूज हमें करना है लास्ट में। कैसे यूज करना है मैं एग्जांपल देकर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से दोनों यूज होगा, बट आप इतना ध्यान रखिए कि ये लास्ट में यूज करना है, ये स्टार्टिंग में यूज करना है। अब दोनों के बाद आपको जो यूज करना है, यहाँ तो ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद जो हम यूज करेंगे वो आपका नाउन रहेगा, और अगर वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। अगर आप लेट अलोन का यूज कर रहे हैं तो लेट अलोन के बाद भी आपको नाउन लगाना है, एंड नाउन के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन जो अंतर थोड़ा सा है वो ये कि दोनों के बाद में नाउन तो खैर ठीक है आपको लगाना है, इसमें वर्ब में आईएनजी आ जाएगा क्योंकि जनरली ऑफ के बाद आईएनजी आता है। लेकिन लेट अलोन के बाद में आपको नाउन तो लगाना है, साथ ही साथ अगर वर्ब आ रही है तो आप उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि पेन तो दूर की बात, तो अभी हम शॉर्ट में समझते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ पेन। या फिर हमने कहा इंग्लिश तो दूर की बात, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश। हिंदी तो दूर की बात, नॉट टू स्पीक ऑफ हिंदी। इसके बाद आने वाला सेंटेंस आपका जो है आप वो बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि इंग्लिश तो दूर की बात, उसने हिंदी भी नहीं बोली, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, हम बना रहे हैं नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो दूर की बात, उसने हिंदी भी नहीं बोली। तो यहां हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी।
कैसे देखिए सेंटेंस क्या बना, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो दूर की बात, ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी, यहाँ तक कि उसने हिंदी भी नहीं बोली। इवन आता है क्योंकि हमारे सेंटेंसेस में भी आ रहा है कि हिंदी भी नहीं बोली, उसने ये भी नहीं किया, वैसा भी नहीं किया, ये तो दूर की बात, उसने ऐसा भी नहीं किया। तो वो जो भी आ रहा है उस सेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इवन बोल रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें लेट अलोन में बनाना है तो हमारा सेंटेंस गाइस देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। हम बाद वाले सेंटेंस को फर्स्ट कर देंगे। जैसे हमने कहा कि इंग्लिश तो दूर की बात, उसने यहाँ तक कि हिंदी भी नहीं बोली, तो उसने हिंदी भी नहीं बोली, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। मतलब ये आपका सेंटेंस फर्स्ट वाला हो गया कि उसने हिंदी तो भी नहीं बोली, किसकी बात, या किस मतलब हम अगर ऐसा बोलना हो कि इंग्लिश तो दूर की बात, तो हम बोलेंगे लेट अलोन इंग्लिश। ये देखिए आपने क्या किया, लेट अलोन के बाद में इंग्लिश लगा दे, ये सेंटेंस आपका बाद में आ गया। तो लेट अलोन इंग्लिश मतलब इंग्लिश तो दूर की बात, लेट अलोन हिंदी, हिंदी तो दूर की बात, लेट अलोन पेन, पेन तो दूर की बात, लेट अलोन वाटर, वाटर तो दूर की बात। अब पूरे सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे आपको बोलना हो कि खाना तो दूर की बात, उसने पानी भी नहीं दिया, खाना तो दूर की बात, तो खाना तो दूर की बात आपका सेंटेंस आ गया लेट अलोन वाटर, उसने पानी भी नहीं दिया, तो ही डिड नॉट गिव इवन वाटर। क्या दूर की बात बोल रहे हैं हम, खाना तो दूर की बात, तो लेट अलोन फूड। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया ही डिड नॉट गिव इवन वाटर लेट अलोन फूड। तो आप जब लेट अलोन का यूज करेंगे इसको आप लास्ट में कर दें विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज करें तो इसको आप स्टार्टिंग में कर लें। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। कुछ और सेंटेंसेस अब हम दोनों में देखेंगे एक साथ, वर्ब वाले सेंटेंसेस ले रहे हैं। जैसे हमें बोलना हो कि इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, उसने हिंदी भी नहीं बोली, यहाँ वर्ब आ रही है, तो देखिए क्या होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग हिंदी, मतलब हिंदी बोलना तो दूर की बात या फिर इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, तो नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ही डिड नॉट इवन स्पीक हिंदी, या फिर डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। वैसे ही अगर लेट अलोन में बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही डिड नॉट स्पीक इवन इंग्लिश लेट अलोन स्पीक हिंदी। लेट अलोन स्पीक हिंदी मतलब हिंदी तो दूर की बात। या फिर मैंने कहा कि पानी देना तो दूर की बात, उसने अंदर आने का भी नहीं पूछा, तो देखिए क्या देना तो दूर की बात, पानी देना तो नॉट टू स्पीक ऑफ गिविंग वाटर ही डिड नॉट आस्क इवन फॉर कमिंग इन, मतलब अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। अगर इसमें हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर कमिंग इन लेट अलोन वाटर, मतलब पानी तो दूर की बात। तो जो ये वाला वर्ड आ रहा है इसमें आप क्या करेंगे, लेट अलोन के बाद में वो वर्ब या फिर नाउन लगाएंगे लास्ट में, और बाद वाला सेंटेंस आपका पहले आ जाएगा। अब गाइस कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, आप उससे सॉल्व करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट मेक्स ऑब्जेक्टिव केस नॉट, फर्क नहीं पड़ता। जनरली जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली आप बनाते हैं आई डोंट केयर, इसको बनाना बंद कीजिए। अब आप यूज़ कर सकते हैं इट मेक्स एंड ऑब्जेक्टिव केस के बाद में नो ऑड। जैसे आपको बोलना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बोलेंगे इट मेक्स मी नो ऑड। आपको बोलना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बोलेंगे इट मेक्स हिम नो ऑड, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स अस नो ऑड। ऑब्जेक्टिव केस में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। या फिर हमें बोलना हो राम को फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स राम नो ऑड। इसकी जगह आप अगर नो को हटा देते हो तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे मुझे फ़र्क पड़ता है इट मेक्स मी ऑड, उससे फ़र्क पड़ता है इट मेक्स हिम ऑड, उन्हें फ़र्क पड़ता है इट मेक्स देम ऑड। तो जब भी आपको इतना बोलना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप यूज़ करेंगे इट मेक्स ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑड का, ठीक है। अगर नहीं फ़र्क पड़ता ऐसा बोलना हो तो आप नो ऑड लगा देंगे। तो आप आई डोंट केयर की जगह ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में आपका जो भी सेंटेंस आ रहा है वो आप लगा सकते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज ए आर कंपेल्ड टू वी वन एन ऑब्जेक्ट, मजबूर हूँ। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि यार मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर हूँ, मैं इस काम को करने के लिए मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ वहाँ पर काम करने के लिए, तो जब आप मजबूर होते हैं कुछ करने के लिए तो आपको ये एडजेक्टिव का यूज़ करना होता है इज एम आर के साथ में, कंपेल्ड
टू V1 एन ऑब्जेक्ट। जैसे आपको बोलना हो कि मैं वहां काम करने के लिए मजबूर हूं, तो आपका सेंटेंस होगा आई एम कंपेल्ड टू वर्क देयर। या फिर आपको बोलना हो कि मैं उससे बात करने के लिए मजबूर हूं, तो आप बोलेंगे आई एम कंपेल्ड टू टॉक टू हिम। या फिर आप बोलेंगे कि मैं वहां जाने के लिए मजबूर हूं, तो आई एम कंपेल्ड टू गो देयर, शी इज कंपेल्ड टू गो देयर, ही इज कंपेल्ड टू हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाना हो कि मैं मजबूर हूँ, वह मजबूर है, आप उससे बनाएंगे इज़ेमार के साथ में कंपेल्ड टू। यहाँ पर जो इज़ेमार है, अगर आपको पास्ट में बनाना है, आप पास्ट में वॉज वर्ड लगा देंगे। जैसे मैं मजबूर थी, तो आई वॉज कंपेल्ड टू वर्क देयर। मैं पढ़ाने के लिए मजबूर थी, आई वॉज कंपेल्ड टू टीच। या फिर वह मेरी मदद करने के लिए मजबूर था, ही वॉज कंपेल्ड टू हेल्प मी। तो जब भी आप मजबूर है ऐसे सेंटेंसेस बना रहे हैं, आप वहां पर लगा देंगे कंपेल्ड टू। गाइस, इससे सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका है। आपने कंपेल टू तो बोला ही, साथ ही साथ आप जो है इट इज माई, ही इज हर और कंपल्शन का यूज भी कर सकते हैं। कंपल्शन मतलब क्या होता है? मजबूरी। जैसे आपको बोलना हो कि यह मेरी मजबूरी है या फिर मैं मजबूर हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं इट इज माई कंपल्शन टू वर्क हियर, यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है। आइडेंटिफिकेशन देखिए, मेरी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माई, हिज, हर, ओके, अवर, देयर, इनका यूज आप करेंगे। तो जैसे आपको बोलना हो कि यहाँ पर काम करना उनकी मजबूरी है, इट इज देयर कंपल्शन टू वर्क हियर। या फिर मुझे अगर बोलना हो कि वहां जाना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्शन टू गो देयर। प्रैक्टिस करना हम सबकी मजबूरी है, इट इज आवर कंपल्शन टू प्रैक्टिस, इट इज आवर कंपल्शन टू प्रैक्टिस। उसकी हेल्प करना मेरी मजबूरी है, इट इज माई कंपल्शन टू हेल्प हर। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप यूज कर पाएंगे सेंटेंसेस को। मान लो मुझे बोलना हो कि स्कूल जाना बच्चों की मजबूरी होती है, तो भी आप बोल सकते हैं इट इज चिल्ड्रंस कंपल्शन टू गो टू स्कूल। चिल्ड्रंस एपिस्ट्रोफी बच्चों की, ओके, तो इट इज चिल्ड्रंस कंपल्शन टू गो टू स्कूल, मतलब स्कूल जाना बच्चों की मजबूरी होती है। सो जब भी आप ऐसा सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आपको ये बोलना हो कि मजबूरी है, आप वहाँ पर कंपल्शन में बनाएंगे। अगर आपको बोलना हो मैं मजबूर हूँ, तो वहाँ पर आप सेंटेंस को बनाएंगे कंपेल्ड में। सो आई होप गाइस इस 5 स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आप कमेंट करिए, सारे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके लिखिए, सेंटेंसेस बनाइए, इनको प्रैक्टिकली बोलिए, देखिए कि आप इनको यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके सेंटेंसेस को करेक्ट भी कर सकती हूँ अगर आप गलत बनाते हैं तो। और गाइस ये जो एक्सरसाइज दी आप उसे भी ज़रूर सॉल्व करें। और इस तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।